नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। हरियाणा में कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है और हरियाणा सरकार के सभी मंत्री अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी के लिए 21 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। रेवाड़ी में 10 एमटी और झज्जर में 9 एमटी ऑक्सीजन का कोटा करवाया गया है। इनके प्रयास से रेवाड़ी जिले में 5 वेंटिलेटर दिलवाए गए हैं, जबकि रेमडेसिविर इंजेक्शन बढ़वाए गए हैं। दोनों जिलों में पीएचसी और सीएचसी स्तर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए गए हैं। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को कोविड केयर किट भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की आगे की क्या है स्ट्रेटेजी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हैं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। सर, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। इनसे चर्चा करेंगे हमारे पंजाब हरियाणा हिमाचल एडिटर आशीष अग्रवाल। आशीष, ओवर टू यू। शुक्रिया मोनिका, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका जनतंत्र टीवी के इस मंच पर। पहला और सीधा सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से पूरे हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना कहर बरपाया और जो स्थितियां उभर कर आई, जो समस्याएं पैदा हुई, क्या वो अब पूरी तरह से काबू में है सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो इस कोविड के द्वारा कोविड के काल में जो हमारे से बिछुड़ गए, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जिस तरह से पिछली जो हमारी ये कोविड-19 की जो सेकंड वेव है, इसके अंदर जिस तेजी से ये फैली है और जिस तरह से ये घातक भी थी, तो उसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के प्रयासों से, उनकी सूझबूझ से इस सेकंड लहर को हम काबू में करने में कामयाब हुए हैं। और जो ये जो समस्या जिसके अंदर शुरू के अंदर ऑक्सीजन की मारामारी रही, बेड्स की मारामारी रही, इंजेक्शन रेमडेसिविर की मारामारी रही, तो ये सब चीजें आज की तारीख में कंट्रोल के अंदर हैं। और जो शुरू में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे पास बेड्स की मात्रा भी कम थी, लेकिन ऑक्सीजन की जो सप्लाई है केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली थी और उसके बाद राज्यों को उनके पेशेंट्स के कोटे के हिसाब से ये सप्लाई सभी राज्यों को दी। और उसके अंदर हमारे प्रदेश को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आज हमारे प्रदेश को लगभग 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। और जहां तक मेरे पास 2 जिले हैं, झज्जर और रेवाड़ी, तो रेवाड़ी के अंदर आज हमारा 10 मीट्रिक टन का कोटा हमें मिल रहा है और आज हम कंफर्टेबल हैं। और हम इसको 6.5 मीट्रिक टन आज भी हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमारा एक टैंक है, जो स्टोरेज टैंक है, उसके अंदर हमने रखी हुई है ताकि इमरजेंसी के टाइम में अगर कम मिले तो उसको यूज किया जा सकता है। इसी तरह झज्जर के अंदर भी आज 8.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हमें मिल रही है। और जब तीसरी लहर आने की बात हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखो, उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो वैक्सीनेशन है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन के लिए अगले मतलब 4-5 महीने के अंदर मेरे को लगता है कि वैक्सीन की सप्लाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि 4-5 कंपनी आपके कोविशील्ड और साथ कोवैक्सीन के लिए जो लाइसेंस दिए हैं, स्पुतनिक भी आ रही है। तो इसको देखते हुए हमें ऑक्सीजन की भी वैक्सीन की भी आगे कोई कमी नहीं होगी। और सबसे पहले हमारा यही रहेगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीन दी जाए ताकि इसका आगे जो आ रही है तीसरी लहर, उससे हम बच सकें। दूसरा ये है कि एक अवेयरनेस कैंप, हमें अवेयरनेस जनता के अंदर लानी पड़ेगी और जनता को जिस तरह से मास्क बहुत जरूरी है, सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, डिस्टेंस बहुत जरूरी है, ये सब चीजें भी साथ के साथ चलें, इसके लिए भी हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। ठीक है मंत्री जी, आपने जैसा बताया कि जो वैक्सीन की कमी है उसको जल्दी सरकार जो है वो जी
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेड्स की, ऑक्सीजन की, मेडिसिन की, वो हमारे पास अब सफिशेंट अमाउंट में है और आगे भी मतलब इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमें अवेयरनेस और वैक्सीनेशन और जो सर्विलेंस है, जो गांवों के अंदर हम जो सर्वे कर रहे हैं, ये भी सर्वे भी बहुत जरूरी है ताकि जो भी केस है उसको अर्ली डिटेक्शन होकर अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए ताकि वो आगे स्प्रेड ना हो। तो देखते हैं जो प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, कब तक जो इस तरह की नकेल है वो इन सभी अस्पतालों पर कब दी जाएगी? देखो, जिस तरह के जो शिकायतें हमें मिली थी, तो उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायतें दी थी कि आप एक टीम बनाई जाए और एक टीम बनाकर ऐसी हॉस्पिटल जिनकी सभी हॉस्पिटलों पे हमने निगरानी रखवाई है और जिन हॉस्पिटलों में ये शिकायत मिलती है कि रेट ज्यादा ले रहे हैं या मरीजों को किसी तरह की परेशानी कर रहे हैं, तो उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए। और उसके तहत हमारे रेवाड़ी के अंदर भी एक्शन लिया गया है और झज्जर में भी एक्शन लिया गया है। जो डॉक्टर्स इस तरह का कोई हॉस्पिटल इस तरह का कोई कर रहा था, जो मरीजों से ज्यादा पैसे ऐंठ रहे थे, तो उन पर भी कार्रवाई की है। और जो लोग जो मेडिकल स्टोर या दवाइयों की जारी की थी, उनके ऊपर भी रेड मारकर उनको भी सील किया गया है और उन पर भी कंट्रोल किया गया है। ठीक है मंत्री जी, जैसा आपने खुद बताया कि सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने रेवाड़ी की और झज्जर जिले की आपको जिम्मेदारी दी है और इन दोनों जिलों में आप प्रयास भी कर रहे हैं कि जो कोरोना की स्थिति है वो पूरी तरह से काबू में रहे, लोगों को संसाधन मिले। लेकिन बावजूद इसके दोनों ही जिलों से कुछ एक ऐसी शिकायतें निकलकर सामने आ रही हैं कि समय पर जो व्यवस्थाएं हैं वो उनको मिल नहीं पाती। तो ये जो इस तरह की दिक्कतें हैं ना आए, इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को क्या कुछ आपने निर्देश दिए हैं? क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो कब तक पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगी? डॉक्टर साहब, ये जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने कमेटी बनाई हुई है और उस कमेटी के अंदर जो भी किसी भी तरह की, किसी को बेड की दिक्कत है, किसी को वेंटिलेटर बेड की जरूरत है, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को मेडिसिन की जरूरत है और किसी तरह का भी कोई दवाइयों में जैसे बाहर कोई ज्यादा चार्ज कर रहा है या ब्लैक में बेच रहा है, तो ये सब चीजें जिला प्रशासन ने एक टीम बना रखी है और उस पर निगरानी रखी हुई है और अब इस तरह की कोई शिकायत हमारे दोनों जिलों के अंदर नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो रेवाड़ी और झज्जर जिले हैं ये दोनों ही ग्रामीण बहुमूल्य इलाके हैं, चंडीगढ़ से बहुत दूर है, करीब 300 किलोमीटर का सफर है, दिल्ली से भी सटे हुए हैं, हो सकता है दिल्ली के भी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां तक कोरोना से निपटने के इंतजाम करना, सभी सुविधाओं को पहुंचाना, ये अपने आप में एक बड़ा चुनौती बनी हुई है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आपके द्वारा करवाई गई हैं जिला प्रशासन के समन्वय से? ग्रामीणों में किस तरह से जागरूकता बढ़ाई जाएगी, इसके लिए क्या कुछ योजनाएं आप धरातल पर अमल करवा रहे हैं? ये बात ठीक है कि अभी ये जो कोविड का जो फैलाव है वो गांवों की तरफ भी बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमने हॉटस्पॉट गांवों की पहचान की है। जिन गांवों में डेथ ज्यादा हुई है या जिसमें खांसी बुखार के मरीज ज्यादा हैं, उन गांवों को चिन्हित करके उन गांवों में एक सर्वे टीम भेजी गई है और वो सर्वे टीम वहां जाकर टेस्ट भी करेगी और जितना भी केस है उनको डिटेक्ट करके जल्दी से जल्दी उनकी रिपोर्टिंग करके और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा ताकि आगे ना फैले। और इसी तरह सभी गांवों में हम सर्वे करवा रहे हैं और जो भी केस उसमें पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेट करेंगे, उसको जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसका ट्रीटमेंट करेंगे और सारे गांवों की सर्वे कराकर हम इसको रोकने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये एक अच्छा प्रयास है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि इस वक्त स्टाफ की भी कमी है और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और साथ ही साथ जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ की, चाहे सीएचसी स्तर की बात हो या पीएचसी स्तर की बात हो, कहीं पर भी वेंटिलेटर्स की सुविधाएं अभी तक नहीं है। तो ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनते हैं और वहाँ पर अगर इस तरह की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं सर
कैसे वहां पर जो कोरोना के मरीज हैं, जिनकी स्थिति ज्यादा खराब है, जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत है, बाईपैप्स की जरूरत है, सीपैप्स की जरूरत है, उन तक कैसे ये तमाम तरह की सुविधाएं पहुंचाएंगे? क्योंकि जो कमेटीज आपने बनाई हैं उनको भी संसाधन तो चाहिएंगे ना सर। ये ऐसा है, देखो जो आप कह रहे हो कि वेंटिलेटर की या बाईपैप की जरूरत है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही मिल सकती है। पीएससी के अंदर हमारा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं या आपके ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो हम उपलब्ध करवा रखी है हमने। और जो ज्यादा जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही हमारा उनका मैनेजमेंट हो सकता है, तो उसकी तैयारियां हमारे पास हैं। और जो पेशेंट होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए भी घर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई का प्रबंध किया हुआ है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत है वो लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद रेड क्रॉस से उनको वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा और उसको उसके घर पहुंचाने की सुविधा भी हमने की है। जिला प्रशासन से कहा है कि भाई उसके घर सिलेंडर पहुंचाया जाए ताकि उसको किसी तरह की असुविधा ना हो। तो ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए भी ये सुविधा रहेगी मंत्री जी की? ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो घर घर तक सिलेंडर है आपकी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है और पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ऑक्सीजन है आपके पास? हाँ बिल्कुल, रेवाड़ी और झज्जर जिले के लिए। नहीं हाँ बिल्कुल है, हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई भी पर्याप्त है। और जो घर पहुंचाने के लिए भी प्रशासन ने अपना गाड़ियां कर और उनको वॉलंटियर्स के जरिए या वैसे सरकार के जरिए हम उनको घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का पूरा प्रबंध किया हुआ है। ठीक है मंत्री जी, क्योंकि आपके पास सहकारिता विभाग है तो सहकारिता विभाग से भी जुड़े कुछ एक सवाल हैं हमारे। इस बार हरियाणा सरकार ने फसल की सीजन के दौरान सरसों की खरीद नहीं की, तो ऐसे में जो लाभ पात्र हैं, जो बीपीएल परिवार हैं, उनको कैसे सरसों के तेल की सप्लाई और इस तरह की जो दूसरे सामान हैं वो सप्लाई कैसे आप करवाएंगे? इसके लिए क्या कुछ इंतजामात करवाए गए हैं सर? क्या कोई आपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि इसकी व्यवस्था कैसे की जाए? इसके लिए सरकार की तरफ से अब हमारा डिपार्टमेंट फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के जरिए इनकी प्रोक्योरमेंट करेगा और जो भी रेट होगा मार्केट में उस रेट पे प्रोक्योरमेंट करेगा, ताकि जो हम इसको अपना डिपो पे जो भी हमारे हैं राशन की दुकानों पे जो तेल सप्लाई करते थे वो उनको पूरी मात्रा में मिल सके और सरकार अपने इसके जो भी आज रेट उसके हिसाब से प्रोक्योरमेंट करेगी। डॉक्टर साहब, एक बार मैं फिर आपके पास आना चाहूंगा। आपके पास अनुसूचित जाति विभाग भी है और इससे जुड़े जो लाभपात्र हैं कोरोना काल में, उनके लिए क्या कुछ विभाग आपका कर रहा है? उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश आपने अधिकारियों को दिए हैं? जो इस से जुड़े हुए लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, उनको किस तरह से सरकार की योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है? देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी समय समय पर जिस तरह से कोविड के अंदर सभी का जो बिजनेस है वो मतलब इफेक्ट हुआ है, सभी के धंधे इफेक्ट हुए हैं, लेकिन जो ज्यादा इफेक्ट हुए हैं वो गरीब आदमी बीपीएल परिवार से जो संबंध रखते हैं, उनका जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उन लोगों को ज्यादा इस पे असर पड़ा है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तो जो राशन का फ्री राशन का जो सुविधा दी है, दूसरा जो लोग इसके अंदर जो हमारा आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसके अंदर जो कवर्ड नहीं है, उन लोगों के लिए भी जो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से 35,000 तक इलाज कराने की सुविधा उनको दी है। और इसी तरह आपके जो क्या अपना परिवार सम्मान निधि के तहत भी उनकी सहायता की जा रही है। और जो भी सुविधा मेडिकल के और जिन परिवारों को, जिन बीपीएल परिवारों की मार्च के बाद कोविड की वजह से डेथ हुई, उनको भी 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह से सरकार काफी हेल्प गरीब आदमियों के लिए कर रही है और
समय समय पर जो भी जिस तरह की जरूरत होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस बात पर चिंतित रहते हैं और समय समय पर वो जन कल्याणकारी योजना और जो सुविधाएं हैं वो घोषणा करते रहते हैं और उनको अमली जामा पहनाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पिछली बार भी आप राज्य मंत्री रहे मनोहर सरकार 1 में, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई, क्या अब पूरी तरह से स्थिति सरकार के कंट्रोल में धीरे धीरे आ रही है या वाकई में जो समस्याएं हैं उनका समाधान होने में वक्त लगेगा? बतौर कैबिनेट मंत्री और बिल्कुल जिम्मेदार नागरिक की अगर हम बात करें कि एक निष्पक्ष रूप से आप क्या स्थिति आंकते हैं आज के दिन? देखो, जो शुरुआत की जो परिस्थितियां थी उसमें काफी सुधार आया है और आज हम एक कंफर्टेबल स्थिति में हम कह सकते हैं अपने आप को, क्योंकि जो जिस तरह से शुरुआत में हमारे हरियाणा के अंदर भी 16,000 पर डे के हिसाब से जो पॉजिटिव केस आते थे, लेकिन आज 5,000 के आसपास हमारे पॉजिटिव केस पूरे हरियाणा में आ रहे हैं। तो ये काफी स्पीड से और हमारा जो रिकवरी रेट भी वो भी 91% के आसपास है और जो पॉजिटिव रेट है वो भी 6-7 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि काफी हम सुविधाजनक स्थिति में हैं और हमारे जो स्टाफ है, जो हमारा डॉक्टर्स हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी लोग इस कोविड के अंदर लगे हुए हैं और सबका ये प्रयास है कि इस महामारी से कैसे हम पार पा सकते हैं और सब इसमें लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस महामारी से पार पाने में सफल होंगे। ठीक है, लेकिन मंत्री जी, जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका ये आरोप है कि हरियाणा सरकार ने समय रहते तमाम जो इंतजामात हैं वो लोगों के लिए नहीं किए। ऑक्सीजन के लिए लोगों को दूर दूर तक भटकना पड़ा, 200-200 किलोमीटर अपनी गाड़ी में एक सिलेंडर को रखकर किसी एक मरीज की जान बचाने के लिए भागना पड़ा। दवाइयों की कालाबाजारी हुई, ऑक्सीजन के साथ साथ बेडों की व्यवस्था सरकार समय पर नहीं कर पाई, रेमडेसिविर, टॉक्सली जैसे इंजेक्शन लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उनमें कोई बेस है या सिर्फ ये एक सियासी आरोप है? डॉक्टर साहब, देखो, ये तो विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का होता है, लेकिन सरकार ने अपना पूरा प्रयास किया है और हर चीज को समय पर कंट्रोल और मैनेजमेंट करने का प्रयास किया है और उसी का नतीजा है आज जो हमारे जो केस हैं वो काफी कम हुए हैं और रिकवरी रेट भी बढ़ा है और पॉजिटिव रेट भी कम हुआ है। तो ये सब सरकार के प्रयास की वजह से हुआ है। और मैंने जैसे कहा कि जो कोविड की जो सेकंड लहर है अभी भी चल रही है, ये बड़ी तेजी से आई और वैसे भी फैटल भी थी। तो तुरंत जब कोई चीज आती है थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो जाती है, लेकिन उसको समय पर रहते हुए सरकार ने कंट्रोल किया है। जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई तो उसको सरकार ने अपने कंट्रोल में लिया। ऑक्सीजन का शुरू में ऑक्सीजन का भी ऐसा ही था, केंद्र सरकार ने अपने कंट्रोल में लिया और सभी को उसके मरीज के हिसाब से उनको ऑक्सीजन की सप्लाई की। तो ये सब चीजें शुरुआत में दिक्कत आई, लेकिन तुरंत उसको कंट्रोल में किया गया और अब स्थिति कंट्रोल में है। ठीक है, मंत्री जी, विपक्ष एक आरोप और भी लगा रहा है कि आपकी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी हरियाणा के सांसद हैं वो फील्ड में लोगों की मदद करते हुए नजर नहीं आ रहे और वो सब सांसद लगभग नदारद हैं। ऐसे आरोप विपक्ष के हैं। क्या कुछ आपका कहना है? क्या जो आपके इलाके के सांसद हैं या आपके आसपास के इलाकों के सांसद हैं आपकी पार्टी से जुड़े हुए, क्या वाकई में धरातल पर वो काम कर रहे हैं या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उनमें कोई दम है? देखो, जो हमारे सांसद हैं सारे काम में लगे हुए हैं और फील्ड में तो देखो जब जाता है तो फील्ड में अब लॉकडाउन भी लगा हुआ है और जब जाते हैं तो लोगों का जमावड़ा होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ऑनलाइन वो अपने जो भी काम कर रहे हैं और सभी मीटिंग्स वगैरह में जो जुड़ते हैं
और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही लोगों को संबोधित करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। तो ये सब अपना काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई सांसद इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या कहीं न डाल रहा है। जी। तो मतलब ये हम मान के चलें कि कोरोना की दूसरी लहर पर लगभग हरियाणा सरकार ने जो स्थिति है उसको ऊपर लगभग काबू पा लिया है और तीसरी लहर के लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बीच ये जो ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है सर, इससे बचाव के लिए आपने रेवाड़ी और झज्जर जिले में क्या कुछ इंतजाम कराए हैं, वो भी एक बार हम जरूर अपने दर्शकों तक आएंगे कि आप बताएं कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं कराई गई हैं इन दोनों जिलों में। अगर कोई इस तरह का मरीज आता है, उन्हें कहाँ जाना होगा, किससे संपर्क करना होगा और क्या व्यवस्था है कि उन्हें बेहतर इलाज जल्द से जल्द मिले। इसके लिए हमारे 2 रेफर सेंटर हैं जिला रेवाड़ी और झज्जर के लिए। एक तो झज्जर वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज है और एक गुड़गांव में STG वाला है। और जो भी कोई मरीज आता है तो उसको वहां भेजते हैं। इसके लिए एक तो सभी लोगों को अवेयर किया गया है कि ये जो फंगस है ये उन लोगों को ज्यादा आ रहा है जिनको कोविड हुआ है और जिनको शुगर ज्यादा है, डायबिटिक पेशेंट्स को ये ज्यादा आ रहा है। तो इसके अभी जिला प्रशासन से भी हमने कहा था कि इसके जो लक्षण हैं और उनका कैसे मतलब सावधानी रखनी है और कब उनको रिपोर्ट करना है, ये सब चीजें पंपलेट के जरिए अखबार में डलवाएं और लोगों को अवेयर करें ताकि हम उनको तुरंत उनका डायग्नोज होके और तुरंत उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये सब चीजें हम प्रशासन को दिशा निर्देश दिए हैं ताकि हम इस बीमारी को पार पा सकें। और ये बीमारी पहले भी थी, कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन अब कोरोना की वजह से क्योंकि लोगों ने स्टीरॉइड्स ज्यादा लिए हैं और जो ऑक्सीजन जो लोग वेंटिलेटर पे रहे हैं उनके जो नाक के अंदर जो नली डालते हैं ऑक्सीजन वाली, उसके अंदर भी फंगस आया है। तो ये सब चीजें प्रेसिपिटेट की हैं। तो इनका जो ब्लैक फंगस है इसके मरीज बढ़े हैं। तो जो कोविड से इफेक्टेड जो भी हुए हैं उन लोगों पर भी हमें एक पोस्ट कोविड केयर की भी जरूरत है। उन लोगों को भी इस तरह से बताया गया है कि भाई इन चीजों का ध्यान रखें, अगर ये चीजें आपको होती हैं तो तुरंत हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बनवाली लाल जी, आप जनतंत्र टीवी के साथ जुड़े और बेबाकी के साथ उन तमाम सवालों का आपने जवाब दिया जो जनता जानना चाहती थी। रेवाड़ी और झज्जर जिले में आपने कमान संभाली हुई है। इन दोनों जिलों में क्या कुछ व्यवस्थाएं आपके द्वारा और सरकार के द्वारा करवाई गई हैं, वो भी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया सर, आप जनतंत्र टीवी के साथ जुड़े और तमाम सवालों का आपने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि जो व्यवस्थाओं के बारे में आपने जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। थैंक यू। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।